आज मुझे छोड़ दो, आज मेरी एनिवर्सरी है, मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ। मेरे को बार-बार घर जाने की होती थी। रोज़ मुझे होता था शायद आज मैं घर जाऊँ। देखो, चाहे बेबी हो या ना हो, बट घर से दूर रहना इतना कोई आसान बात नहीं है। हालाँकि हस्बैंड मेरे से मिलने आते थे, पूरा दिन जाते थे, मम्मी वगैरह भी आती थी, हर दूसरे-तीसरे दिन आते थे, और भैया जो हैं वो सुबह-शाम चक्कर लगाते थे। बट फिर भी एक घर का जो सिचुएशन होती है ना, घर घर ही होता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है। बस रोती थी और मम्मा से कहती थी, मम्मा दुआ करना मेरे हक़ में, मम्मा दुआ करना सब अच्छा हो। और मेरी मम्मा का फुल ये था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक दिन ऐसे ही भैया का फ़ोन आया, 1 महीना बीत चुका था, तो फ़ोन आया, कहते कैसी सिचुएशन है? मैंने कहा भैया सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि हमें डीएनसी करनी पड़ सकती है, क्योंकि बच्चे का अगर सर नहीं हो, पैर नहीं हो, ऐसे बच्चों को दुनिया में ला के क्या करोगी? वो बहुत रोई थी। तो फिर भैया ने समझाया कि अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की अमानत थी, उसने वो पहले भी ले ली और ये भी। तो फिर मैंने एक दिन रोते-रोते बोला कि अल्लाह फिर ऐसी अमानत देता ही क्यों है, जो उसे लेनी होती है। इतनी उम्मीद से फिर मत लिया करे ना। बट ख़ैर 13 फरवरी को फाइनली मुझे छुट्टी मिली। मैं जो पूरा महीना बिता कर आई थी, आसिफ जी को बताया मैंने, और उस टाइम पे भी मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। मैं बहुत सारे डॉक्टर से आपको साइन करवाना होता है, छुट्टी के जो पेपर्स होते हैं ना, वो ईज़िली आपको छुट्टी नहीं मिलती, और मुझे तो लेडी हार्डिंग में बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। 1 महीने के बाद जब आसिफ जी उस दिन मुझसे मिलने आए, एनिवर्सरी थी हमारी, तो वो आए मुझसे मिलने। मैंने कहा ये, मैंने उन्हें दिखाया छुट्टी का पर्चा, वो इतने खुश हो गए, चलो जी हम घर जा रहे हैं, चलो हम घर आ गए। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक थी, बट फिर भी मुझे जब घर भेजा गया तो ये कहता है आप वीकली आके मॉनिटराइज़ कराओगे अपनी चीज़ों को, वीकली आके आप मॉनिटराइज़ करवाओगे अपना, ट्रूली फुली चेकअप होगा। मेरा थायराइड हर महीने चेक होता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि थायराइड बढ़ जाए। शुगर, बीपी तो सुबह शाम होता ही था, तो यही मॉनिटरिंग मुझे घर पे भी बोली थी। मैं सुबह शाम बीपी भी चेक करवाती थी और शुगर भी खुद से ही करती थी, और वो मुझे एक पर्चे पे लिख के लेके जानी हुई। एक मैंने डायरी बना ली थी, तो जो मुझे सारे टाइम की विद टाइम शुगर लिखनी होती थी। इंसुलिन लेके हम घर पर आए, फिर दवाइयाँ जो बेबीज़ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती थी, वो सब भी मैंने खाई। हर महीने जाती थी, एडमिट हो जाती थी, 15 दिन के लिए वो एडमिट करते थे, और इतने स्कैन होते थे। नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो सिर्फ 3 या 4 स्कैन होते हैं, और बोला जाता है कि इतने ज़्यादा स्कैन नहीं कराना चाहिए, बेबी पे असर पड़ता है। बट मैं एक मिसाल हूँ, मेरे पूरे 9 महीने में पता नहीं कितने स्कैन होंगे, अनगिनत स्कैन हुए हैं, इतने ज़्यादा अल्ट्रासाउंड हुए हैं कि बस कुछ नहीं कह सकते। फिर उसके बाद हाईली टाइम आ गया इनायत के डिलीवरी का, मतलब मेरी डिलीवरी का, सॉरी इनायत की नहीं, मेरी डिलीवरी का टाइम आया। बट मैं हर महीने एडमिट हो रही थी। 35 वीक्स या 37 वीक्स जो होते हैं उस पर डिलीवरी हो जाती है। बट मेरे को 1 महीना पहले ही फिर से उन्होंने एडमिट कर लिया। मेरे को जुलाई में होना था, तो मुझे जून में उन्होंने एडमिट कर लिया। जून में उस दिन हम गए चेकअप कराने के लिए, मेरा थायराइड चेकअप था। थायराइड में एक दिन जाके ब्लड टेस्ट करवाया आई थी। अगले दिन मैं रिपोर्ट लेने के लिए गई थी, तो मुझे मतलब मेरा जो शुगर था वो तो ठीक आया, बट मेरा बीपी हाई हो गया। तो उन्होंने आसिफ जी से बोला कि ऐसा है, कल आप सामान वगैरह पैक करके आना, इसको यहीं छोड़ के जाओ, इसका बीपी हाई हो रहा है और ये सही नहीं है बेबी के लिए। फिर आसिफ जी ने मुझे छोड़ा। उस दिन वो शब कदर वाला दिन था, तो मैं रो रही थी। मैंने कहा आसिफ मुझे घर जाना था, मुझे अल्लाह से इबादत करनी थी, अल्लाह से मांगना था। तो आसिफ ने बड़े प्यार से समझाया कि बेबी तुम यहाँ पे भी मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह हर जगह से सुनता है। मैंने कहा आसिफ जी हॉस्पिटल हॉस्पिटल होता है, घर घर होता है। कहते कोई बात नहीं, मांगो। और मैंने इतनी इबादत करी है इस बच्चे को लेने के लिए। मुझसे बोला गया था सूरह बकरा पढ़ो, उसमें बहुत ताकत होती है। मैंने सूरह बकरा पढ़ी, सूरह यासीन का पानी मैं हर वक्त पीती थी। सूरह यासीन अपने ऊपर फूंकती थी और बच्चे के ऊपर मतलब अपने पेट पे हाथ फेरा, हिफाजत कर, अल्लाह तू ही है, अल्लाह तूने दिया है, बस अल्लाह इस बार इसको कुछ ना हो जाए। क्योंकि जब आपके साथ ऐसा हादसा होता है ना, तो आपके दिमाग में बहुत लोग ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि ठीक नहीं है, शायद ये ऐसी है, ये वैसी है। जब बच्चे नहीं हो रहे तो पता है बहुत सारे गलत नामों से बनाया पुकारा जाता है, और जब बच्चा हो के ख़त्म हो जाता है ना, फिर तो यही बोल दिया जाता है शायद ये ही ठीक नहीं है, जो इसके बच्चे जो होते हैं वो बस मतलब ये ज़िंदा बच्चा नहीं लेकर आती, कब्रिस्तान में जा रहे हैं इसके बच्चे, और ये वो फालतू की चीज़ें, तो वो सब आपके दिमाग में रहता है। तो
बहुत, 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 बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब मैं जान नमाज़ पे बैठती थी, मेरे सिर्फ़ आँसू निकलते थे और ये होता था अल्लाह बस, बहुत डर था, अल्लाह बस अब। और अब तो शुगर हो चुकी है तो बिल्कुल भी मैं ऐसे देखती थी नॉर्मली वहाँ पर केस आते रहते थे ना, नॉर्मली है पता चला 3 महीने में कि बच्चे का सर नहीं है, वो लोग जा रहे डीएनसी कराने के लिए, किसी में बच्चे का हाथ नहीं है, किसी में डबल गर्दन आ गई है, इतने इतने केस होते थे। मैं बस अपने आप को ना संभाल के बैठी रहती थी, अल्लाह बस अल्लाह रहम कर दे। जब भी स्कैन होता था मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती थी स्कैन के लिए, जब मुझे ले जाया जाता था। और वो जो डॉक्टर थी मेरी बहुत साथ दिया उन्होंने, मेरा निधि श्रीवास्तव को मैं आज तक नहीं भूल सकती। लेडी हार्डिंग में सर्वाइव कैसे करना है उन्होंने मुझे बताया, ये चीज़ें करनी है, ये नहीं कि शुगर में क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। बस फिर उसके बाद जी टाइम आ गया, टाइम भी नहीं आया था, जून में मैं ऐसी चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए था, बीपी हाई होना शुरू हो गया। अब बीपी इतना हाई हो रहा है, उनको ये भी डर था कि हाई बीपी में भी बहुत रिस्क रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, क्यों इतना बीपी आ रहा है। फिर मॉनिटरिंग होती थी बीपी की, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। अच्छा जी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम 6 पेशेंट थे जिनके शुगर वाले, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता था वहाँ पर। तो मेरे साथ की जितनी भी लेडीज़ थी सबके नॉर्मली डिलीवरी हुई और सबको बेटा हुआ। वहाँ पे मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं ही एक 6 पेशेंट में मैं थी जिसका सी सेक्शन हुआ और जिसको बेटी हुई। खैर अल्लाह का शुक्र है, मेरे को वो मलाल नहीं है कि हाय मुझे क्यों बेटा हो, उन सब के तो ऐसा हो गया था। बट हाँ हस्बैंड को ये था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। आंसू जी मुझे बहुत सारी राय देते थे, मम्मी भी बहुत सारी राय देती थी, समझाती थी, बट अल्लाह की मसलियत है, मेरी एक्सरसाइज, मेरा मतलब वर्कआउट, ये सब कुछ धरा का धरा रह गया। डिसीजन लिया गया 17 जुलाई को, पहले से ही स्टार्टिंग से चीज़ें चल रही थी। 17 जुलाई को मुझे 35 वीक्स हो चुके थे। उन्होंने कहा ऐसा है अब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आज हम देखते हैं आर्टिफिशियल देखते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम सी सेक्शन कर देंगे। तो 17 जुलाई को था मेरा बर्थडे, तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम जब सी सेक्शन ही करना है तो आप मुझे 16 को कर दो ना, ताकि 17 को मैं और मेरा जो बेबी है वो एक साथ बर्थडे मना ले। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें 2-2 दिन तुम्हारे घर में खुशियाँ चाहिए। तो जी आसिफ जी को बता दिया था, मम्मा को बता दिया था कि जी हाँ डिलीवरी डेट मिल चुकी है, सी सेक्शन या फिर जो भी होगा वो 17 जुलाई को ही होगा। तो मम्मा अभी जल्दी सब कुछ कर दिया। आसिफ जी सुबह मेरे पास 6 बजे पहुंच गए थे, मेरा बुके लेके फूल लेके गए थे और वो मेरे लिए छोटा सा चॉकलेट लेके गए थे। तो मैं कहती आप ये क्यों ले आए, ये मुझे खा तो सकती नहीं हो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि भूखा रख दिया था, रात को 12 बजे से सब कुछ बंद कर दिया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं दे जब तुम्हारे कुछ होगा तब तुम मुँह मीठा इससे करना। मैंने कहा अच्छा आसिफ जी इसको संभाल के रख दो। फिर मम्मी आई, मम्मी ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा मतलब बहुत प्यार करा और दुआओं से मुझे अंदर भेजा गया। लेबर रूम में मैं नॉर्मल गई थी, वहाँ जाके फिर पता चला कि सुबह से 8 बजे से जो उन्होंने अंदर डाला था लेबर रूम में, यही देख रहे थे कि बस नॉर्मल के ही वेट कर रहे थे कि इसको नॉर्मल डिलीवरी हमें करनी है। क्योंकि ये 6 जो पेशेंट थे वो उनके तो आराम से नॉर्मल हो गई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही थी। वो देखते 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 रात के बज गए 12। तो उन्होंने कहा सबको यही था कि अंजुमन के क्या हाल चाल है। अंजुमन, मेरी डॉक्टर बार बार आके मुझे देख रही हैं, चेक करिए अंजुमन क्या बात है, क्या बात है, कोई टेंशन है कुछ। मैंने कहा नहीं मैम कुछ टेंशन नहीं है, बीपी क्यों हाई जा रहा है। मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, मुझे एसी रूम में भी शिफ्ट कर दिया गया कि इसका बीपी नॉर्मल हुआ, बट मुझे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा था, कुछ भी नहीं। उनके जितने भी इंजेक्शन्स थे ना, मुझे 16 इंजेक्शन लगे थे, वो सारे वेस्ट जा चुके थे। मैं एकदम ऐसी जैसे ऐसी बैठी हूँ ना, बस ऐसी बैठी थी। मैं वहाँ सबको देख रही थी और डर रही थी, क्योंकि बहुत डर लगता है। मम्मी ने हमारी परवरिश ऐसी नहीं करी कि हम नॉर्मली हॉस्पिटल में पता हो या यहाँ जाना पता, तो बहुत ही डरा हुआ वो चीज़ होती है। लेबर रूम सभी को मालूम है बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, तो वो आवाज़ें वो सब कुछ अपने अंदर वो था। हालांकि मुझे बहुत हंसा आया अभी ज़्यादा तक, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थी वो सब जानती थी, सब ओ अंजुमन आज अंजुमन को पकड़ लिया, आज अंजुमन को पकड़ लिया, अब तो हम यहाँ से बेबी दे के भेजेंगे। अच्छा जी, मैं किसी को पानी पिला रही हूँ, किसी के बाल बांध रही हूँ, रबर बैंड वगैरह। तो उन्होंने बोला मैडम यहाँ पर अपनी ये जो सेवाएं ना वो बंद कर दो, आराम से बैठो, अपना वेट करो। मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैं वहाँ पर तस्बीह नहीं लेके जा सकते। अल्लाह से मनी मन पढ़ती रही, अल्लाह बस हिफाजत कर। मुझे सी सेक्शन का डर नहीं था, एक बार हो चुका है, मुझे ये था कि हाँ मुझे सी सेक्शन का कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे ये था जो आए वो साथ खैरियत से आए, अल्लाह अब ना मुझसे दूर जाए। तो जी
रात को 12 बजे फिर डिसीजन लिया गया कि अंजुमन को हम सी सेक्शन के लिए भेजेंगे। अच्छा, मुझे ये था कि शायद मेरे घर वालों को वहाँ रोका, क्योंकि आपको घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता है, अंदर ही अंदर आप लेबर रूम में होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं जो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि आपके साथ। मुझे ये था पता नहीं आसू जी हैं भी या नहीं, मम्मा हैं भी या नहीं। तो रात को मुझे फिर 12 बजे से और सुबह तक भूखा रखा गया। तो उन्होंने बोला डिसीजन के ओटी जैसी खाली होता है अंजुमन को लेके जाएंगे। अच्छा जी, अंजुमन को तैयार कर रहे हैं, इतने सारे इंजेक्शन फिर लग जाते हैं, क्योंकि जब आपको ऑब्वियस ही बात है ओटी में शिफ्ट करा जाता है तो आपको ये देखा जाता है कि इसको किस किस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, ये वो सारा कुछ लगा लुक के उन्होंने मुझे तैयार करा। तो जब वो मेरे एक आंटी थी जो मुझे तैयार कर रही थी, तो वो कहने लगी बेटा आप क्या से हो। मैंने कहा आंटी मेरा सेकंड बेबी है, सेकंड सी सेक्शन है, बस आप दुआ करना मेरा बच्चा ठीक ठाक रहे, ज़िंदा रहे। तो कहने बेटा बच्चे का नहीं, तुम ठीक ठाक रहो, क्योंकि शुगर तुमको है। मैंने कहा हाँ, बस मेरे बच्चे को शुगर ना हो, आप दुआ करना। बस उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझे वो कपड़े पहना दिए गए थे ऑपरेशन के लिए। तो मुझे जब लेके जाया गया तो बोला गया अंजुमन के साथ कौन है। सुबह 6 बजे के टाइम पे आसिफ जी भाग कर आए। मैंने उनको देखा, मुझे हैरानगी हो गई कि ये अभी तक यहाँ है। मुझे था कि शायद चले गए, क्योंकि वहाँ मैं सबके हस्बैंड देख रही थी, मोस्टली जा चुके थे, सुबह आएंगे ऐसे ही रहता। तो आसिफ जी वहाँ थे बैठे हुए। उधर दूसरी तरफ देखा, मम्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा। तो मैंने कहा मम्मा आप भी अभी तक हो मेरे पास। मम्मा मुझे किसी ने बताया नहीं कि आप लोग बाहर बैठे हो। तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं। मैंने मम्मा दुआ करना। मम्मी ने इतनी सारी दुआएं दी, इतना सारा प्यार करा, लाड करा, दुआ पढ़ के फिर मुझे भेजा गया सी सेक्शन में। अच्छा, सी सेक्शन में जाने के टाइम पे मेरा शुगर लेवल जो था वो ठीक ही था, 120 था, तो कहीं ज़्यादा ड्रॉप ना हो, जो उनको वो भी डर था। तो मेरी शुगर की मशीन भी मेरे साथ गई, बार बार वो चेक कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि देखो आपको बहुत अच्छे से वो लोग बात करते थे कि नहीं अंजुमन आप पहला बेबी खो चुके हो, तो आपको प्रोसेस पता होगा कि आपको सी सेक्शन में क्या होता है। मैंने कहा हाँ मैम अब तो मुझे पता है। कहने लगे हम आपको रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाएंगे। एनेस्थीसिया उन्होंने मुझे नहीं दिया था, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया था सुन करने के लिए। तो कहने लगी कि अगर आप हिलोगे डुलोगे तो दोबारा लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं मैम, मैं आप जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगी, बस मुझे बेबी चाहिए, वो भी ठीक ठाक। तो कहने लगी दिमाग पे इतना ज़ोर मत डालो, बीबी फ्लक्चुएट हो रहा है, शुगर भी फ्लक्चुएट हो रही है, आप हम पे छोड़ दो, ऊपर वाला आपका रब है ऊपर देख। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मेरे साइड से एक टेबल लेके गए जहाँ पर ऑलरेडी एक लेडी का ऑपरेशन किया था उन्होंने। तो जैसे वो सिल रहे थे ना वहाँ पर उसका पेट सिल रहे थे, तो डॉक्टर ने मेरा फेस ऐसे करा। अब मैंने देख लिया था कि पेट कैसे सिला जा रहा। तो ओटी जो होता है ना, कब्र से पहले ओटी जो होता है वो आपके लिए कब्रिस्तान जैसा ही होता है। बस जी हम लेट गए, रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया गया, लेट गई, लेटते के साथ ही फिर उन्होंने यहाँ चेक करे थे पिन लगा के, अंजुमन कुछ महसूस हो रहा है, अंजुमन कुछ महसूस हो रहा है। पहला पिंच हुआ, दूसरा पिंच हुआ, थर्ड में मुझे महसूस है। मैंने कहा नहीं कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मेरा सी सेक्शन करा गया और थ्रू आउट उसके भी जब खींचातानी हो रही थी पता चल रहा था, बट एक चीज़ नहीं पता चल रही थी जो रूहान के टाइम पे भी नहीं पता चली थी, बच्चे का रोना। और मेरा थोड़ी देर बाद ही 10-15 मिनट बाद ही उन्होंने ये कवर वगैरह हटाया और डॉक्टर्स जा चुके थे और सब कुछ हो गया था। तो वहाँ पर जो सफाई करने वाले होते हैं, मैंने सोचा, मैंने कहा भैया मेरा ऑपरेशन हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ मैडम मुझे हो गया। तो मैंने कहा भैया बेबी कहाँ है। तो कहने लगा कि आपको नहीं पता कहाँ पर है। तो मैंने कहा भैया बेबी में क्या हुआ है। तो कहने लगे मैडम आपको क्या है, आप लेटे रहो आराम से। वो जवाब ठीक से नहीं देते। फिर एक आंटी थी वो वहाँ से, मैंने कहा आंटी मेरा बच्चा ज़िंदा है। तब उन्होंने एकदम से मुड़ के देखा, कहते क्यों बेटा ऐसा क्यों पूछा तुमने। मैंने कहा क्योंकि आंटी मुझे रोने की आवाज़ नहीं आई, मेरे पहले बच्चे में भी मुझे रोने की आवाज़ नहीं आई थी। तो फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, कहता नहीं बेबी जो तुम्हारा बच्चा है वो ठीक है और वो तुम्हारी मम्मी उसको कपड़े पहना रही है। जब उन्होंने ये चीज़ बोली मुझे रिलैक्स लगा कि मेरी मम्मा उसे कपड़े पहना रही, इट मीन्स बच्चा है और ज़िंदा है। फिर मुझे लेके गए तो मैंने मम्मी के हाथ में बच्चा नहीं देखा था। मैंने कहा मम्मी आप तो कपड़े पहना रही थी। तो मम्मी ने कहा हाँ वो अभी आ रही हूँ। मम्मी ऐसे करके मेरे साथ चले गए। आसिफ जी ने बोला मम्मा आप रानी के साथ जाओ। मैं आईसीयू में मुझे शिफ्ट करा गया। वहाँ पर बहुत सारे, जब आप ओटी से आते हो तो बहुत सारे इंजेक्शन्स फिर लगाए जाते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। वो सारा प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन रानी के दिमाग में तो ये चल रहा था ना तो मैंने बच्चे की शक्ल देखी थी ना बच्चे का रोना सुना था। वही चीज़ कि मैं ओटी से फिर से अकेले ही वापस आई। तो ये सारी चीज़ें रूहान के टाइम पे भी एग्जैक्टली यही हुआ था। बच्चा मुझे मम्मी के हाथ में भी नहीं दिखा। मैंने मम्मा से पूछा, मैंने मम्मा बच्चा कहाँ है। तो मम्मा ने कहा हाँ वो आसिफ के पास है। मैंने कहा मम्मा मुझे बोला गया था आप उसे कपड़े पहना। तो मम्मी ने कहा हाँ तुम सो जाओ। वही चीज़ें हो रही थी जो रूहान के टाइम पे हुई थी। डर वही था। बीपी चेक करा, बीपी हार्ड हो मतलब हाई हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा बीपी हाई क्यों हो रहा है इसका पेशेंट का, इसको वो नॉर्मल सोने के मुझे इंजेक्शन लगेगा कि मतलब इसको नींद आ जाए। तो जो होता है कि आप, और बहुत सी औरतें तो वहाँ से
बेहोशी आती है, उनको तो होश ही 24 घंटे के बाद आता है, बट मेरे को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रहता है, मैं इतनी जल्दी बेहोश नहीं होती हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है मुझे। बस ये फिर भैया आए, बुलबुल, अनु, मिनाज, भाभी सब आए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मिठाइयाँ बट रही हैं, सब हो रहा है, बट वो चीज़ नहीं हो रही जिसका मुझे इंतज़ार था। वेयर इज़ द बेबी, इनायत कहाँ है? बस यही करते करते दोपहर के 2 बज गए, आसिफ जी मेरे पास नहीं है। फिर बुलबुल से मैंने लास्ट में मैंने बुलबुल भाई जी को भेज दो मेरे पास, उनको बोल के बाजी बुला रही है, क्योंकि मुझे तुम में से किसी पे तुम मुझसे छुपा रहे हो कुछ, फिर से मेरे बच्चे को कुछ हुआ है। और मैं रो रही हूँ और बुलबुल से बोल रही हूँ कि बुलबुल तो एकदम आसिफ जी को तो भेज मेरे पास। बुलबुल फिर गई कि उसने बोला क्या भाई जी बाजी जो है ना वो नहीं संभल रही है, वो बहुत रो रही है, और वो यही कह रही है कि भाई जी को भेजो, बच्चे को दिखाएंगे। तो आसिफ जी का रोज़ा था, सबके रोज़े थे, तो आसिफ जी ने बोला कि मैं उसको अपनी शक्ल कैसे दिखाऊं, मैं जब तक बच्चा उसके पास लेके नहीं जाऊंगा मैं नहीं दिखा पाऊंगा उसको शक्ल। अब तो रानी अपने बच्चे के साथ ही अपने हस्बैंड को देखेगी, तुम उसको समझा दो जैसे तैसे। मम्मी भी समझा रही हैं, बुलबुल भी समझा रही हैं, जितना इनका हो सकता था समझाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इनायत जो थी उसको कहीं शुगर ना हो, उसके चल रहे थे बहुत सारे टेस्ट आईसीयू में, तो डॉक्टर पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि कहीं इसको शुगर तो नहीं है, इसका शुगर लेवल देखा जा रहा था कितना था, इसका बीपी, हर चीज़ जो बच्चे को होता है, क्योंकि मैं एक शुगर पेशेंट थी तो मेरे बच्चे को वो तो नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के 2:30 बजे इन आसिफ जी आते हैं, पिंक कलर का टॉवल है और उसमें बहुत खूबसूरत सा एक बच्चा है, और आसिफ जी के